नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक जो है 9वीं क्लास है, जैव विविधता एवं नम भूमि क्षेत्रों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम बच्चे देख रहे हैं तो लेकिन देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास में पढ़ाएंगे हम। और साथ ही साथ आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पसंद आ रही है। जिसने भी ज्वाइन किया है तारीफ़ काबिल है। तो आप लोग खुद ही जान रहे हो इस चीज़ को कि पर्यावरण के मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। व्याख्या सहित मैंने आप लोगों को जो भी प्रोवाइड करवाया है बहुत ठीक ठाक अच्छा मटेरियल भी है बजाय कोचिंगों के, और सबसे किफ़ायती कीमत पर भी है। आप लोग ऑल सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो रीट प्री के लिए, और रीट मेंस के लिए भी आपको जल्दी आने वाली है। ठीक है, आप लोग तैयार रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम चालू करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है जैव विविधता। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक हैं इसके अंदर, एक तो है हमारा नम भूमि क्षेत्र और दूसरा है अपना जैव विविधता। ठीक है, इस दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है नम भूमि क्षेत्र क्या है। नम भूमि क्षेत्र यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र। नम भूमि वह होती है जहाँ पर मृदा या मिट्टी में पर्याप्त नमी पाई जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जलीय पौधे उगाए जा सकते हैं। नम भूमि कैसी होती है, जहाँ की मिट्टी कैसी होती है, दलदली होती है, पर्याप्त नमी पाई जाती है, उसको हम नम भूमि कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नम भूमि पेंटानेल है जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। विश्व की सबसे बड़ी नम भूमि है पेंटानेल, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में नम भूमियाँ कितनी है, तो 37 है। कितनी है? भारत में 37 क्षेत्र नम भूमि के हैं। उनमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एक है, असम में एक है, गुजरात में एक है, जम्मू कश्मीर में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, लद्दाख में एक है, केरल में 3 है, मध्य प्रदेश में एक है, मणिपुर में एक, उड़ीसा में 2, पंजाब में 6 हैं, और तमिलनाडु में एक है, त्रिपुरा के अंदर एक है, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, और महाराष्ट्र में एक है, और राजस्थान के अंदर कितनी है? 2 हैं। राजस्थान के अंदर 2 याद रखना। कौन कौन सी हैं? पहली तो आपको याद रखनी है सांवर है, और दूसरी कौन सी है आपको पता है? केवलादेव अभ्यारण्य। ठीक है, केवलादेव अभ्यारण्य। तो ये 2 है हमारी, केवलादेव और पहली है, और दूसरी शामर है। अब राजस्थान में नमभूमि क्षेत्र की हम बात करते हैं। पहली जो शामर है, इसको नमभूमि का दर्जा जो दिया गया था, ये 23 मार्च, कब दिया गया था? 23 मार्च 1990 को दिया गया था। ध्यान रखना है आपको। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 240 वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरी नमभूमि क्षेत्र राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1 अक्टूबर 1981 को नमभूमि क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। रामसर साइट बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? रामसर साइट क्षेत्र बोला जाता है इनको, ध्यान रखना है आप लोग। केवलादेव का अभ्यारण्य का जो ये नमभूमि क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नमभूमि जो है बेम्बाबाद। देखो, विश्व की तो आपने पढ़ी पेंटानेल, अगर भारत की पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है? बेम्बनाद कोल है जो केरल के अंतर्गत है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1512.5 वर्ग किलोमीटर, यानी 1512.5 वर्ग किलोमीटर है। अब रामसर सम्मेलन जो हुआ था, ये रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? राज्यों के अंतर्गत नमभूमि क्षेत्र को विकसित करना। तो रामसर सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान में हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस मनाया जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा, विश्व नमभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 1982 ईस्वी में भारत भी रामसर सम्मेलन का हिस्सा बना। भारत ने कब भाग लिया था? 1982 में। नमभूमि संरक्षण अधिनियम भारत के अंतर्गत 4 दिसंबर 2010 में बनाया गया था। यह भी आपको नोट करना है। नमभूमि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 4 दिसंबर 2010 में। एक प्रश्न तो ये हुआ। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। विश्व नमभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं। रामसर सम्मेलन का हिस्सा भारत कब बना था? 1982 में। तो आपके 4 क्वेश्चन याद होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नम भूमियों को वित्तीय सहायता जापान की कमेटी इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
भारत में नमभूमियों का संरक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका छोटा सा नमभूमि क्षेत्र है, आप लोगों ने पढ़ा। राजस्थान में आपके 2 हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, एक बार आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे और टेस्ट देने में आनंद भी आएगा, प्रश्न नए नए सीखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे देखिए। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो जीव प्राणी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। अर्थात जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर रहने वाली समस्त जैविक प्रजातियों को अपने में सम्मिलित करता है। जैसे कौन कौन सी प्रजाति है, स्तनधारी है, जैसे हम स्तनधारी हुई है, ठीक है, या फिर स्तनधारी जंतु हैं। ओके, स्तनधारियों के बाद में हमारे जैसे सरीसृप हैं जो रेंग कर चलते हैं, उभयचर हैं या पक्षी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या हैं हमारे, ये सब हमारी जैविक प्रजातियां हैं। अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, जैव विविधता है क्या, तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता या विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। क्लियर। जैव विविधता के जनक कौन है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आपको प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ से कि जैव विविधता के जनक कौन है। एडवर्ड ओ विल्सन। कब बताया था इन्होंने, 1986 में। जो कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका के कीट मनोवैज्ञानिक हैं या कीट वैज्ञानिक है, सॉरी, अमेरिका के कीट वैज्ञानिक कौन है, एडवर्ड ओ विल्सन। ये जनक हैं जैव विविधता के। अगर पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना आप लोग, वाल्टर जी एसन ने किया था। किसने किया था, वाल्टर जी एसन ने किया था। जैव विविधता के लिए कुछ शर्तें होती हैं साथियों, जैसे 2 शर्तें होती हैं मुख्य रूप से, कि पहली तो होनी चाहिए अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र और दूसरी है उच्च तापमान वाला क्षेत्र। ऐसे स्थानों पर ही प्रजातियां जो है जीवों जंतुओं की या पेड़ पौधों की सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग नोट करते जाइए। जो ध्रुव हैं उन पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश उचित नहीं पहुँच पाता, तापमान बहुत नॉर्मल, बहुत माइनस में होता है, नेगेटिव में तापमान होता है। तो वहाँ पर जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ हैं वो बहुत नॉर्मल पाई जाती हैं, न के बराबर। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि एक उचित तापमान होना चाहिए जैव विविधता को विकसित होने के लिए। ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नोट कीजिएगा आप लोग, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो ब्राज़ील में है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। उष्ण स्थल की बात करें, हॉट स्पॉट, उष्ण स्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर 1500 से अधिक प्रकार के संवहनीय पादप या फिर पादपों में लगभग 75% प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको हम उष्ण स्थल कहते हैं। इसकी अवधारणा ब्राज़ील के वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 1988 में दी गई थी। अब आपको ध्यान रखना है, उष्ण स्थल की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी, ब्राज़ील के वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 1988 में दी गई थी। पूछा जाए भारत में जैव विविधता 4 स्थानों पर पाई जाती है मैक्सिमम रूप से। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मन और चौथा है सुंडालैंड। तो ये आपको 4 स्थान याद रखने हैं जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता अग्रणीय है। केरल में स्थित शांत घाटी क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। शांत घाटी कई बार पूछा गया है, शांत घाटी किस राज्य में है, केरल में।
जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अब आपको याद रखना है अच्छे से, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं प्रतिवर्ष। जैव विविधता दशक यूएनओ के द्वारा कब से कब तक मनाया गया? ध्यान रखना, यूएनओ के द्वारा 2011 से लेकर के 2020 के ये जो 10 साल हैं इनको हम जैव विविधता दशक कहते हैं। कौन कौन से हैं? कब से लेकर कब तक है? 2011 से लेकर के 2020 का जो समय है इसे हम जैव विविधता दशक कहा जाता है। IUCN का पूरा नाम ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। अब देखिए IUCN के बारे में जानकारी। IUCN का गठन 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका काम क्या है, कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करना IUCN का काम है। वर्ष 1972 में रेड डाटा बुक प्रकाशित की, जिसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों, उनके आवास तथा वर्तमान में उनका संरक्षण करने का कार्य मुख्य रूप से होता है। तो आपको याद रखना, रेड डाटा बुक का काम क्या है? हमारी विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, उनका लेखा जोखा रखना। और ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1972 में की गई थी। जैव विविधता के लिए कुछ संकट बने हैं, जैसे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगल कट रहे हैं तो हमारी प्रजातियां जो है जीव जंतु वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग का होना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप लोग समझते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पहले राजा महाराजा आक्रमण कर देते थे तो ऐसे ही जंगल नष्ट हो जाते थे, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये खतरा बना हुआ है विदेशी प्रजातियों का। नगरीकरण और औद्योगिकरण, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बस रहे हैं, उद्योगों का विकास हो रहा है तो जंगल काटे जा रहे हैं ना, तो इस वजह से भी जैव विविधता खत्म हो रही है। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। अब देखेंगे आप लोग जितने ज़्यादा शाकाहारी बनेंगे ना तो जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होगा। आजकल मानव खुद क्या है, मांसाहारी बन गया है, जीव जंतुओं को काट काट के खा रहा है। जैव विविधता का संरक्षण दो पद्धतियों में होता है, एक तो होता है इन सीटू यानी इंसिटू पद्धति, और दूसरा है एक्स सीटा पद्धति। तो ये दो पद्धति आपको याद रखनी है। इन सीटू पद्धति क्या है? इस पद्धति में उसी स्थान पर जैव विविधता का संरक्षण करने का कार्य किया जाता है जिस स्थान पर जैव विविधता लुप्त या खत्म होने के कगार पर है। ये होता है इन सीटू पद्धति। दूसरी है हमारी एक्स सीटू पद्धति। इस पद्धति में जिस स्थान पर जैव विविधता खतरे में है या खत्म होने के कगार पर है, उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो ये अपनी दो प्रकार की हमारी संरक्षण की पद्धति हो गई। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2003 में लागू किया गया था। नोट कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या चीज़ है? इसका गठन जो है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2 जून 2010 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय भोपाल के अंदर है। भोपाल किस राज्य में आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जैव विविधता कंजर्वेशन, तो देखेंगे जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन है, ये सबसे पहले 1992 ईस्वी में जो रियो डी जेनेरो नामक स्थान है वहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जैव विविधता पर जो वार्तालाप हुई थी, जो बैठक हुई थी सबसे पहले, वो सबसे पहले कहाँ पर हुई? ये पड़ता है रियो डी जेनेरो नामक स्थान है, यहाँ पर 1992 में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, जैव विविधता का सम्मेलन हुआ था ये। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के दो टॉपिक हुए, एक तो नमभूमि क्षेत्र और दूसरा जैव विविधता वाला पॉइंट। आप सभी को कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। सही है भाई, सभी कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करेंगे और टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन जरूर करेंगे। थैंक यू।